आज हम कृतिका भाग 2 के पाठ 2 जॉर्ज पंचम की नाक नामक कहानी का सार समझेंगे। इस कहानी के लेखक हैं कमलेश्वर जी। कमलेश्वर जी का जन्म 1932 में मैनपुरी उत्तर प्रदेश में हुआ और उनका निधन 27 जनवरी 2007 को दिल का दौरा पड़ने से हुआ। इस कहानी में लेखक व्यंग्यात्मक भाषा का उपयोग करते हुए यह कहना चाहते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी मिलने के बाद भी हमारे देश के नेता और सरकारी अफसरों की मानसिकता अंग्रेज़ों की गुलामी वाली ही है। नाक हमारे समाज में इज्जत का प्रतीक मानी जाती है और लेखक ने सारा व्यंग नाक शब्द पर केंद्रित करके यह कहानी लिखी है। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ द्वितीय अपने पति के साथ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और नेपाल के दौरे पर आने वाली थी। रानी के दौरे की चर्चा इंग्लैंड के अखबारों में बहुत जोर शोर से छप रही थी। रानी के दौरे से जुड़ी खबरें भारतीय अखबारों में भी हर दूसरे दिन छप रही थी। खबरें इस तरह की थी कि रानी का दर्जी परेशान है कि रानी तीनों देशों के दौरे पर कब क्या पहनेगी। उनके साथ जाने के लिए फोटोग्राफरों की टीम तैयार हो रही थी। रानी ने ऐसे रंग का सूट बनवाया है, रेशम का कपड़ा हिंदुस्तान से मंगाया गया है। इस तरह की खबरों से भारत की राजधानी में तहलका मचा हुआ था कि रानी दिल्ली आ रही है तो उसका स्वागत भी जोरदार होना चाहिए। रानी के स्वागत के लिए दिल्ली की कायापलट कर दी गई। इमारतों को रंग दिया गया, सड़कों की सफाई की गई, परंतु रानी के स्वागत में जो सबसे बड़ी मुश्किल आ रही थी वह थी जॉर्ज पंचम की नाक। एक समय में इस नाक के लिए बहुत राजनीतिक आंदोलन हुए थे। कुछ इसे रखने के पक्ष में थे और कुछ हटाने के पक्ष में। जॉर्ज पंचम की नाक को बचाने के लिए पहरेदार भी रखे गए, परंतु फिर भी नाक चली गई। अब रानी के दौरे पर आने की बात सुनकर नाक की समस्या बढ़ गई। नेताओं और सरकारी अफसरों की बैठक हुई। सभी इस बात पर एकमत थे कि अगर नाक नहीं लगी तो हमारी नाक कट जाएगी। इसलिए तुरंत एक मूर्तिकार को दिल्ली बुलाया गया और नाक लगाने का आदेश दिया गया। इस पर मूर्तिकार ने कहा कि नाक तो लग जाएगी, लेकिन मुझे इस मूर्ति के निर्माण का समय और इसमें लगे हुए पत्थर के जैसा पत्थर चाहिए। सरकारी बाबुओं ने फाइलों में इसकी खोजबीन की, परंतु कोई सूचना नहीं मिली। फिर से एक कमेटी बनाई गई और उसे यह काम सौंपा गया कि किसी भी कीमत पर नाक लगनी चाहिए। मूर्तिकार को फिर से बुलाया गया। मूर्तिकार ने कहा कि वह भारत के हर पहाड़ पर जाकर ऐसा पत्थर ढूंढेगा, परंतु वह असफल रहा। इसके बाद मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि अगर अखबारों तक यह बात ना पहुंचे तो मैं इस समस्या का एक उपाय बता सकता हूँ। जब सभी उसकी बात से सहमत हो गए तो मूर्तिकार ने कहा, हमारे देश में नेताओं की मूर्तियां भी हैं। जिस मूर्ति की नाक जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर फिट बैठे उसे लगा सकते हैं। मूर्तिकार ने भारत के नेताओं की मूर्तियां देखी, परंतु उन सब की नाक जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। फिर मूर्तिकार ने सुझाव दिया कि नेताओं की नाक तो बड़ी है, शायद बिहार सेक्रेटेरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की नाक फिट बैठ जाएगी, लेकिन वे नाक भी जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी थी। यहाँ पर लेखक ने जॉर्ज पंचम की नाक से भारतीय नेताओं और शहीद बच्चों की नाक को बड़ी बताकर भारतीय नेताओं और शहीद बच्चों के लिए सम्मान दर्शाया है। रानी के आने के दिन पास आते जा रहे थे। स्वागत की पूरी तैयारियां हो गई थी। मूर्ति भी रगड़ रगड़ कर साफ कर दी गई थी, लेकिन उस पर नाक नहीं थी और सबके लिए यह बहुत बड़ी चिंता का विषय था। मूर्तिकार गरीब था, वह किसी न किसी तरह पैसे कमाना चाहता था। उसे एक और उपाय सूझा। उसने फिर वही शर्त रखी कि किसी को न बताया जाए और बात अखबारों तक न पहुंचे। फिर जिस कमरे में कमेटी बैठी थी उसके दरवाजे बंद कर दिए गए। मूर्तिकार ने कहा कि नाक लगाना जरूरी है तो क्यों न 40 करोड़ की आबादी में से कोई एक जिंदा नाक काटकर लगा दी जाए।
सभी सरकारी अफसर और नेता इस बात पर सहमत हो गए और इस काम की जिम्मेदारी मूर्तिकार को सौंप दी गई। अखबारों में बस इतना ही छपा कि नाक का मसला हल हो गया। नाक लगने से पहले वहां पहरेदार लगाए गए। मूर्ति के आसपास का तालाब साफ करके उसमें ताज़ा पानी भरा गया ताकि नाक सूख ना पाए। आखिर एक दिन जॉर्ज पंचम की नाक लग गई। अगले दिन अखबारों में खबर छपी कि जॉर्ज पंचम को जो नाक लगाई गई है वह बिल्कुल असली जैसी दिखती है। परंतु ये बात ध्यान देने वाली थी कि उस दिन अखबारों में ना कोई उद्घाटन की खबर थी, ना कोई सार्वजनिक सभा की और ना ही किसी का स्वागत हुआ। अर्थात यह खबर अखबारों में इस तरह छपी कि सच्चाई को सामने नहीं ला पाई। सभी लोग सच जानते थे परंतु सच को दबा दिया गया। समाचार पत्रों की खामोशी उनकी गुलामी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने यही बताया है कि स्वतंत्रता के बाद भी भारतीयों में आत्मसम्मान की कमी है। भारतीय आज़ाद तो हो गए हैं परंतु ब्रिटिश मानसिकता से मुक्त नहीं हो पाए हैं।